हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करने वाले हर स्टूडेंट के लिए मैं ये जो लेक्चर बना रहा हूँ ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही फायदे का होने वाला है। तो आशा है आप सभी इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आजकल बाजार में जो वीडियो उपलब्ध हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बाढ़ बाढ़ है इसकी, तो जहाँ देखो आप वही लोग पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं उस लेवल का वीडियो बना रहा हूँ जिस लेवल में बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट से पूछा जाता है। और आगे चलकर मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे, जब आप लेक्चर कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो आप कंटिन्यूटी से इसे थोड़ा पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि सबका ही भला हो। तो खासकर बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं बड़े लेक्चर्स को, बड़े मतलब अब आप समझ गए होंगे, बड़े प्लेटफॉर्म के लेक्चर्स को समझ नहीं पाते। बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, डिजिटल बोर्ड होता है, किताब का पेज होता है, छपा होता है और उसी को बोल करके नाच कूद करके पढ़ा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, तो बच्चा समझ नहीं पाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल लो कैटेगरी के लेवल से ऊपर की तरफ लाने के लिए, तो आपको फायदा होगा। अब आप जैसा जानते हैं थोड़ा सा कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो एटम सीरीज चल रही है, एटम चैप्टर चल रहा है। तो एटम के चैप्टर में हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल तक समझा दिया। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद हमने थोड़ा कैलकुलेशन भी सिखाया है पिछले लेक्चर में, रेडियस एंड वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। उसको पढ़ लीजिए, रेडियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे चल करके आप आइए और यहाँ पर एक चीज बचती है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, कितनी होती है, वो सब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो उठाइए कॉपी पेन और तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की चेक करेंगे और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जैसा आप सभी को पता होगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये आप जानते हैं। अब हाफ एम वी स्क्वायर में मास तो इलेक्ट्रॉन का यूज करना होगा यहाँ, जैसे अगर जिस चीज का हम एनर्जी निकालते हैं वो इसका मास यहाँ होता है और उसी की वेलोसिटी होती है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मास डेफिनेटली किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, और वेलोसिटी भी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। तो पिछले लेक्चर में आप थोड़ा सा जाकर देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। एनर्जी वेलोसिटी का जो हमने फार्मूला निकाला था, आप ठीक से देखिएगा, वेलोसिटी का फार्मूला था ई स्क्वायर जेड अपान एन एच एप्सिलॉन नॉट। ये वेलोसिटी का फार्मूला हमने निकाला था। इसको हमने अलग लिखा था, ई स्क्वायर बाय एन को, ओ जेड बाय एन को ई स्क्वायर बाय एन एच एप्सिलॉन नॉट, ये अलग लिखा। तो इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसको हम डबल से डिराइव करेंगे तो टाइम जाएगा, पीछे वाले लेक्चर में आप इसे देख के आइए। अब इस वेलोसिटी को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो जैसे ही आप उसे वहां पर लिखेंगे, हाफ एम और वी पर आप ये पूरी वैल्यू लिख दीजिए, ई स्क्वायर जेड बाय एन एच एप्सिलॉन नॉट। अब इसको स्क्वायर भी लगाना है। अब स्क्वायर लगाने के बाद इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। स्क्वायर खोलना है, ये ब्रैकेट खोलना है, स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जेड जेड पर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन पर स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब जरा इसको देखते हैं, ये दो जो था हमारा, है ना, तो ठीक से देखिए अपन इसको, के ई बराबर कितना हो गया, हाफ, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो एक वैल्यू थी वो थी 2, यहाँ 2 लिखा नहीं, ठीक। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक। अब आप देखिए कि ई बराबर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब ये इतना सा एक्सप्रेशन हो गया, कुछ नहीं था। देखिए हाफ एम बी स्क्वायर में पहले आप v की वैल्यू जो निकाली गई थी उसको यूज करिए और v का स्क्वायर करके लिख दीजिए, बस उसको ब्रैकेट ओपन करिए, आपको फार्मूला मिलेगा m e की पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब इसमें देखिए m e h एप्सिलॉन नॉट फिक्स वैल्यू है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही दोनों चीजें आपकी
बचती है जिसको बदलना पड़ता है। ठीक है, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत, हमको टोटल एनर्जी की तरफ चलना है। तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी के बाद आप यूज करते हैं कि कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी निकालेंगे अपन यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फार्मूले होते हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन यहाँ पर हमको दो चार्ज का सिस्टम समझ रहा है, एक तो न्यूक्लियस का चार्ज और दूसरा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और न्यूक्लियस के चार्ज, दो चार्ज को हम उससे उसके रेडियस के डिस्टेंस में सेपरेट करके रखते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस बनती है, तो उसे डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है उसको फार्मूला यूज कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये 1/4πε0 ये होता है के की वैल्यू कांस्टेंट। यहाँ दो चार्ज का सिस्टम है और डिस्टेंस r, इस फार्मूले को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अब यहाँ पर आप लिखिए 4πε0। अब यहाँ पर देखिएगा Q1 है और Q2 है, तो Q1 और Q2 का मतलब, Q1 का मतलब किसका चार्ज हो गया, न्यूक्लियस का। Q2 का मतलब किसका चार्ज हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सिंबल के साथ लिखते हैं वैल्यू। अब बच गया यहाँ पर R। तो R आप याद करिए पुरानी कक्षा में या पुराने लेक्चर में जो हमने आपको R की वैल्यू लिखकर दिया था, तो उसकी वैल्यू थी n²h²ε0 m π/z² तो क्या था, n²h²ε0 है ना π/m/z²। ये वैल्यू किसकी थी, R की थी। ये पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर आ रहा है माइनस में ZE², नीचे देखते हैं। अच्छा ये कुछ क्वांटिटी नीचे है, ये ऊपर लिख दी जाएगी π/m/z²। ये है 4πε0 n²h²ε0। अब इसमें से कुछ चीजें हो सकता है कैंसिल हो रही हो, उसको चेक कर लेते हैं कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। एक तो मुझे पाई दिख रहा है यहां से, दूसरा और क्या दिख रहा है, ठीक है अब तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको लिख देते हैं जो नहीं दिख रहा है कुछ। तो ये हो गया हमारा m, फिर z e⁻², e⁻², e⁻4, z और z हो गया z²। ये हो गया 4n²h²ε0, दो मिल गए स्क्वायर। अब ये देखिए ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये हमेशा नेगेटिव रखना है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। अब के और पी को आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो बन जाएगी टोटल एनर्जी। लेकिन ऐड करने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझाएं कि के और पी के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो देखिए ये हमारा के है, के हमको पी का कितना दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। यहाँ 4 लाने के लिए हम यहाँ 2 का इंटू कर देंगे, तो के में 2 का इंटू करेंगे तो पी बन तो जाएगा लेकिन माइनस भी है, तो -2 का इसमें इंटू करेंगे। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में -2 से इंटू करते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है इसके बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इस रिलेशन को भी याद रख सकते हैं। इस शॉर्टकट रिलेशन से भी अगर काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाती है तो के की वैल्यू लिखकर -2 से इंटू करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है -2 से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों एनर्जी आपके सामने है। अब इसको आप पॉज करके नोट कर लेते हैं और इसके बाद इसका हम टोटल निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं टोटल। तो आइए टोटल एनर्जी पर बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। तो यहाँ पर आप देखते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम।
तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू के ई प्लस पी। अब टोटल एनर्जी के ई हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस होगा। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं, मिट गया यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी मिट गई, लिख देता हूँ माइनस एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर 8 की जगह 4 था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस के साथ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब ये टोटल करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा, तो 8 4 का एलसीएम 8, बाकी ये सब सेम है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये पूरा सेम है। यहाँ बचेगा एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर, ये यहाँ 2 बचेगा, 2 पर लिखेंगे 2 एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, अब हमको जरूरत है इसको सॉल्व करने की। तो 1 एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर 2 एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर में से माइनस एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक्सप्रेशन होता है टोटल एनर्जी का। अब ये टोटल एनर्जी आपके पास आ गई। आप के ई पी याद रखें ना रखें कोई जरूरत नहीं है, आप केवल याद रखें टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में भी आपको बार बार देखिए कुछ वैल्यू फिक्स्ड हैं। अच्छा, थोड़ा इसको इससे कंपेयर रिलेट कर देता हूं। देखिए, जितनी हमारे को काइनेटिक एनर्जी मिली थी उतनी ही पोटेंशियल और टोटल एनर्जी मिली है नेगेटिव में। तो अगर मैं इसे पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करूं तो सिर्फ 2 का n2 चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन मिल गया, टोटल एनर्जी में भी आप 2 का n2 करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी निकालना है तो यहाँ 2 से डिवाइड और यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी का आधा या माइनस करके काइनेटिक एनर्जी का आधा। ये आपका रिलेशन हो गया और ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसको आइए थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए समझते हैं ताकि आपको इतना सारा याद ना करना पड़े। तो देखिए, m माइनस में m ई पावर 4 जो लिखा है और 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, साथ में ऊपर जेड स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है इसमें तो आपको सारी वैल्यूज फिक्स हैं, सब कुछ पता है आपको, m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू, सारी वैल्यू इसमें जब लिख करके और हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसको आप इस तरह से याद रखिए कि -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और ये जो मीटर जूल में आना चाहिए, तो जूल में ना आने का कारण ये है कि देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये कुछ वैल्यू आती है इसके अंदर सॉल्व करने पर, उसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। अब ये जो एनर्जी आ रही है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की जाती है। अब ये जो एनर्जी हमारी निकल गई है, अब इसके लिए जिस एटम का हो उसका एटॉमिक नंबर और जिस ऑर्बिट की हो इनकी वैल्यू पुट करें और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पता करें। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अच्छा, स्पेशली जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करते हैं तो जेड की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है टोटल एनर्जी। अब चलिए ई से लिख देता हूं एनर्जी को, -13.6 डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू 1 एन स्क्वायर दैट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आपकी हाइड्रोजन स्पेसिफिक हाइड्रोजन एटम के लिए होती है। अब किस ऑर्बिट के निकालना है अभी हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इसे सिस्टमेटिक नोट करेंगे, रिवीजन करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। चलिए आगे आते हैं, समझते हैं कुछ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं।
अब आइए हम समझते हैं स्पेशली हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल है उसको समझते हैं। ये हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आप देखते रहिएगा। एनर्जी, टोटल एनर्जी कह सकते हैं इसको, -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम E से लिख लेते हैं और सब यहाँ से गायब कर देते हैं, क्योंकि अब हमको पढ़ना है एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के सभी ऑर्बिट का हम एनर्जी लेवल कैलकुलेट करते हैं। अब आपको मैं एक हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से पांचवा। कुछ ज्यादा नहीं बना रहे, केवल 5 बना रहे हैं। 5 का मतलब 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ये 5। अगर और भी चाहिए तो n=6, n=7, ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसकी एनर्जी मान लेते हैं E1, E2, E3, E4, E5, ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। E=-13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किसका निकालना है? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट n=1, E1 -13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट n=2, that is E2 13.6, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट n=3, E3=-13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट n=4, E4=13.6 डिवाइडेड बाय 4, 4 is 16, -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट n=5, E5=-13.6, 25, -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर और आगे जाते हैं तो एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट में n=6 लिखेंगे, तो E6 -13.6 डिवाइडेड बाय, यहाँ 36 हो जाएगा, और ये -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से अगर एक और बात करें, अगर nth ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं इन्फिनिटी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे E इन्फिनिटी निकालेंगे तो -13.6 इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। तो ये आपकी एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम में एग्जिस्ट करते हैं। अभी कितना आसान है, इसको याद रख लेना। देखिए कैसे याद रखना है। इस तरह से सारे हाइड्रोजन एटम के ये पहला ऑर्बिट है बेटा। इस पहले ऑर्बिट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या याद रखना है? इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इस ऑर्बिट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसके अलावा जैसे ये सेकेंड ऑर्बिट है, यहां से लेकर के और ये सारे ऑर्बिट ये कहलाते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में अगर आपसे किसी ने कहा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट होता है, तो उसके लिए n=2 पुट करना पड़ता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट
यानी इक्वल टू 3। ऐसे जिस नंबर का एक्साइटेड स्टेट हो उससे एक ज़्यादा बोल करके आप ऑर्बिट में जाएंगे। तो इसको हम एक दूसरे एनर्जी लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से भी इस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फिक्स वैल्यूज हैं हाइड्रोजन के लिए, अन्य किसी के लिए नहीं है, अन्य के लिए एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो ये जो है ये एनर्जी लेवल है। अब हम आपको वो डायग्राम दिखा रहे हैं जो आपको एक पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करके शो किया जाता है। तो ठीक है, इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम एक पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल को। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं ये पहला ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट। फिर दूसरा ऑर्बिट बनाते हैं, थोड़ा दूर बनाएंगे क्योंकि पहले और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर कितना है -13.6 और यहाँ पर है -3.4, दोनों के बीच डिफरेंस 10.2 का है। फिर इसके बाद थर्ड, अब इसका आया था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थोड़ा कम गैप में है, और पास आएगा यानी इक्वल टू 4, ये था -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पास में आएगा यानी इक्वल टू 5 -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप ऊपर की तरफ जाएं तो हम कह रहे हैं यहाँ इन्फिनिटी मान लीजिए, इन्फिनिटी में एनर्जी क्या हो जाती है, 0। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये है पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा, ज़्यादा एनर्जी गैप है, दूसरे तीसरे में थोड़ा कम है, फिर उससे बाद वाले में और कम है। ऐसे ये बहुत ही क्लोजर एनर्जी लेवल बनाते हैं। तो इस एनर्जी लेवल के बेसिस पर आप हाइड्रोजन के बारे में समझ सकते हैं, या आपको आगे के लेक्चर समझने में हेल्प करेगा। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये एनर्जी कैलकुलेशन, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल और हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल को आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया। अगला जो आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बड़ा होने पर आपको शायद बोरियत लगती है कि बहुत ज़्यादा हो गया। जितना मैं आपको एक लेक्चर में दे रहा हूँ वो आप आधे से 1 घंटे में पढ़कर नोट करिए और उसको ठीक तरह से याद करिए। पसंद आए तो थोड़ा सा आप इसको और लोगों तक स्प्रेड करिए, थोड़ा लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए। अगर आपको लेक्चर पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेट ही आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसे आपको सॉल्व करके, एक्सप्लेन करके फिर से दूंगा। तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि पैसे तो लगते नहीं है। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आएगा, और शेयर करने से दूसरों तक पहुंचेगा, कमेंट करने से हमको पता चलेगा कि इसमें क्या कमियां हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू।